फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं एक हाई सिक्योरिटी वाला इलाका बोनिस आयरिस में, जहां सिक्योरिटी कैमरे हर इंसान की हरकतों पर नजर रखते हैं जो भी सड़कों पर चल रहा है। वहां हम एक आदमी को देखते हैं जो एक एसयूवी मॉडल की गाड़ी को देखकर रुकता है, जो उसकी रुचि का कारण बनती है। वो इस गाड़ी का लॉक खोल देता है, जो उसके लिए बहुत ही आसान लगता है। उसका नाम सिरो है और वो एक चोर है। वो गाड़ी से सब कुछ चुराना शुरू कर देता है, जिसमें गाड़ी का स्टीरियो भी शामिल है। उसे गाड़ी में एक सनग्लासेस भी मिलते हैं, जिसे पहनकर वो शीशे में खुद को देखता है और सोचता है कि वो बहुत स्मार्ट है। उसे ये सब बहुत आसान लगता है और इसलिए वो गाड़ी में मजे करने की सोचता है। वो गाड़ी की पिछली सीट पर पेशाब कर देता है और उसे गंदा कर देता है। सारा चोरी और पेशाब करके अब वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलना चाहता है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। वो जल्दी से दूसरा दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन सभी दरवाजे पूरी तरह से लॉक हो चुके हैं। ये एक बुलेट प्रूफ गाड़ी है, इसलिए इसकी विंडशील्ड और दरवाजे बहुत मजबूत होते हैं। गुस्से में वो गाड़ी के शीशे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन अपने दोनों पैरों से जोर लगाने के बाद भी वो शीशा नहीं तोड़ पाता। वो घबराते हुए बाहर निकलने की कोशिश करता है और दरवाजों के पैनल फाड़ देता है, लेकिन लॉक मैकेनिज्म तक पहुंचने की कोशिश में उसका हाथ कट जाता है। वो गाड़ी के फर्श को तोड़ने की भी कोशिश करता है, लेकिन फर्श भी मजबूत स्टील का बना होता है। अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचता, तो वो फ्रंट विंडशील्ड पर गोली चलाने की सोचता है, लेकिन जैसे ही वो गोली चलाता है, गोली वापस उछलकर उसकी जांघ में लग जाती है। वो अपने फोन से किसी को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके फोन की बैटरी खत्म हो जाती है। खून बहने से रोकने के लिए वो अपनी टी शर्ट को घाव पर बांध लेता है। स्थिति और खराब हो जाती है जब उसने अपनी आखिरी बची हुई पेप्सी खत्म कर ली। गाड़ी के अंदर की तेज गर्मी से वो बुरी तरह से परेशान हो जाता है। गाड़ी में संघर्ष करते हुए उसे एक औरत दिखाई देती है जो गाड़ी के शीशे में अपना मेकअप ठीक कर रही है। सीरो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन औरत उसे सुन नहीं पाती। इससे पता चलता है कि गाड़ी के सारे शीशे पोलराइज्ड हैं, इसलिए बाहर से अंदर कुछ भी नहीं दिखता। अब सीरो की हालत बहुत खराब हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ फंस चुका है और उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। उसके पास थोड़ी सी पेप्सी थी जो उसने पहले ही खत्म कर दी थी। रात होते ही सीरो को बहुत प्यास लगती है, जिससे वो गाड़ी के शीशों को चाटने लगता है। वो किसी तरह रात बिता लेता है, हालांकि उसके पैर में बहुत दर्द हो रहा है। गाड़ी में एक टिड्डा भी फंसा होता है जो आवाज करता है और सीरो को परेशान करता है। वो उसे मारना चाहता है, लेकिन फिर अपना इरादा बदल देता है। अगले दिन जब सीरो जागता है तो वह स्टीरियो को फिर से लगाता है ताकि म्यूजिक बजा सके और अपना होश बनाए रख सके। वो फिर से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक कॉल आता है। स्टीरियो बंद हो जाता है और कॉल आता है जिसका कॉलर आईडी है मैं। सीरो कॉल उठाता है और सामने वाला आदमी कहता है, मेरा नाम है डॉक्टर एनरिके फेरारी। वो कहता है कि मैं इस गाड़ी का मालिक हूं और मुझे अब तक 28 बार लूटा जा चुका है और अब ये 29वां बार है। वो बताता है कि वो एक डॉक्टर है और प्रसूति ऑब्स्टेट्रिक्स में स्पेशलिस्ट है। सीरो ज्यादा बात नहीं करता, वो बस एक ही बात दोहराता है, मुझे यहां से निकालो। एनरिके उसे बताता है कि उसने इस गाड़ी में एक सिक्योरिटी सिस्टम लगाया है जिसे वो 4x4 कहता है। इसने गाड़ी के अंदर की सारी बिजली काट दी थी जब सीरो ने गाड़ी में घुसपैठ की थी। ये गाड़ी पूरी तरह से बुलेट प्रूफ, साउंड प्रूफ और पोलराइज्ड है, इसलिए कोई भी उसकी मदद की आवाज सुन या देख नहीं सकता। ये बहुत अजीब लगता है कि लोग सड़क पर चलते हैं लेकिन सीरो को नहीं देख पाते। एनरिके बताता है कि गाड़ी में एक ही चीज है जो सुरक्षित नहीं है, वो है गैस टैंक। लेकिन एनरिके उसे चिढ़ाता है कि इसमें एक विस्फोटक लगा हुआ है जो तब फटेगा जब सीरो बगावत करना चाहेगा। एनरिके उससे सवाल पूछता है और उसकी निजी जिंदगी के बारे में बातें करता है। वो बताता है कि वो एक विधुर है, उसकी एक बेटी और एक पोता है और वो टर्मिनल कैंसर से जूझ रहा है। उसके पास जीने के लिए कुछ ही महीने बचे हैं। सीरो को एनरिके की परवाह नहीं है, वो बस आजादी की मांग करता है और एनरिके और उसके परिवार को मारने की धमकी देता है अगर उसने उसे बाहर नहीं निकाला। वो कहता है कि वो प्यास से मर रहा है और गाड़ी के अंदर गर्मी से पिघल रहा है। एनरिके फोन काट देता है और ऐसी को उसकी सबसे ज्यादा स्पीड पर चला देता है। लेकिन एनरिके ये उसके भले के लिए नहीं करता, बल्कि उसे और ज्यादा तड़पाने के लिए करता है। शुरुआत में सिरो को ठंडक महसूस होती है क्योंकि गर्मी कम हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे तापमान इतना गिर जाता है कि सिरो कांपने लगता है। एयर कंडीशनर उसे इतना जमा देता है कि ठंड से उसके होंठ नीले पड़ जाते हैं। वो अपनी शर्ट फिर से पहन लेता है और अपनी जीन्स का एक हिस्सा फाड़कर अपने घायल पैर पर बांध लेता है। सीरो को अपने पैर के जख्म का भी सामना करना पड़ता है जो गोली लगने से संक्रमित हो चुका है और अब खाने पीने की कमी से उसकी हालत और बिगड़ रही है। अब गाड़ी के अंदर बहुत ठंड हो गई है,
इसलिए वो डैशबोर्ड के वेंट्स को पेपर और कार के रबर मैट्स से बंद कर देता है। अचानक एसी बंद हो जाता है और फिर एनरिके का फोन आता है। सीरो उससे कहता है कि उसे छोड़ दो, लेकिन एनरिके कहता है तुम्हें मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे, उसके बाद ही तुम जा सकते हो। एनरिके उससे पूछता है कि अगर उसका बेटा गाड़ी चुराए तो वो क्या करेगा। सीरो कहता है कि वो उसके कान पकड़कर उसे पुलिस के हवाले कर देगा। एनरिके कहता है कि यह गलत जवाब है, कोई बाप अपने बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। सीरो उसे छोड़ने की मिन्नत करता है, कहता है कि उसने अपनी गलती से सबक सीख लिया है। लेकिन एनरिके कहता है सिर्फ तभी अगर तुम सही जवाब दोगे। वो उसे अपनी बेटी की कहानी बताता है कि कैसे चोर उसके घर में घुसे और उसका सब कुछ ले गए। लेकिन सीरो उसकी कहानी पर ध्यान नहीं देता क्योंकि उसे बहुत प्यास और भूख लगी है। ऐसा लगता है कि एनरिके इन चोरी और डकैती से तंग आ चुका है और अब वो बदला लेना चाहता है। थोड़ी देर बाद सीरो एक पुलिस की गाड़ी को अपने सामने रुकते देखता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज गाड़ी से बाहर नहीं जाती। पुलिस वाला अपनी गाड़ी से उतरता है और साइरो की गाड़ी का हर तरफ से मुआयना करता है। वो पोलराइज्ड विंडशील्ड के लिए $5 का टिकट काटता है, उसे फ्रंट विंडशील्ड पर लगाता है और फिर चला जाता है। साइरो ने विंडशील्ड पर कई बार थपथपाया, लेकिन बाहर से गाड़ी पूरी तरह से खाली और शांत लग रही है। अब बाहर बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन भले ही बाहर बारिश हो रही हो, अंदर वो प्यास से मर रहा है। तभी एनरिके का फिर से फोन आता है और वो सीरो से उसका पूरा नाम और आईडी नंबर पूछता है। लेकिन सीरो चुप रहता है, बस एक ही शब्द कहता है पानी, और बताता है कि उसे प्यास लगी है। एनरिके कहता है कि अगर वो अपनी जानकारी देगा तो उसे पानी मिल सकता है। सीरो अपनी जानकारी देता है। एनरिके उसे बताता है कि पानी गाड़ी के पीछे के वॉशिंग हॉज पाइप में है। सीरो जल्दी से पाइप ढूंढता है और पीछे की तरफ लगे छोटे पाइप से बोतल में पानी भरता है। पानी साफ नहीं दिखता, लेकिन 2 दिन की प्यास के बाद वो बिना कुछ सोचे समझे सारा पानी पी जाता है। अब फिर से रात हो जाती है। साइरो अकेला बैठा खुद से बातें कर रहा होता है। तभी उसकी गाड़ी का इकलौता साथी टिड्डा आवाज करता है। सीरो उससे कुछ देर बातें करता है ताकि वो अपनी मानसिक स्थिति पर काबू रख सके। अब वो उसका एक तरह का दोस्त बन गया है। सीरो बहुत भूखा है और सामने एक डिलीवरी बॉय पिज्जा डिलीवर कर रहा है, लेकिन खाने के सामने होने के बावजूद वो कुछ नहीं कर सकता। अगले दिन सीरो की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसके पैर का जख्म संक्रमित हो गया है और उसके साथ उसे बुखार भी है। जब एनरिके का फोन आता है तो वो उसे बताता है कि उसकी हालत खराब है, उसका जख्म और बिगड़ रहा है। एनरिके कहता है कि तुम्हें बुखार हो गया है, साथ ही संक्रमण भी है, और फिर वो गाड़ी के हीटर को चालू कर देता है। फिर वो अपनी कहानियां सुनाता रहता है, लेकिन सीरो बेहोश हो जाता है और मुश्किल से ही उसकी बातें सुन पाता है। गाड़ी के अंदर इतनी गर्मी हो जाती है कि उसे अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं। असल में एनरिके उसे तड़पाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। दिन बीतते हैं और सीरो की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। खुद को व्यस्त रखने के लिए वो गाड़ी के अंदरूनी हिस्सों पर ड्राइंग करने लगता है, कार के मैनुअल से कागज खाता है और बोतल में पेशाब करके उसे पीता है ताकि हाइड्रेटेड रह सके। इस बीच एक और चोर बाहर आता है और गाड़ी का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन पड़ोस के लोग आकर उसे रोक देते हैं। वो उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब रात होने पर साइरो अपनी भूख पर काबू नहीं कर पाता और वो अपने साथी कीड़े को खाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर अपना इरादा बदल देता है। उसी दौरान एक कपल आता है और गाड़ी के पीछे खड़े होकर एक दूसरे को गले लगाते हैं। फिर वो रोमांटिक होने लगते हैं क्योंकि उन्हें अंदर साइरो दिखाई नहीं देता। सीरो थोड़ी देर तक उस कपल को देखता रहता है और फिर अपना सिर दूसरी ओर घुमा लेता है। अगले दिन एनरिके के एक और कॉल के बाद सीरो उससे कहता है कि वो जो कहेगा वह करेगा, बस उसे छोड़ दे। एनरिके कहता है कि आज उसका मूड बहुत अच्छा है, इसलिए वो उसे अच्छी तरह ट्रीट करेगा। वह सीरो को बताता है कि ब्रेक पैनल में एक चॉकलेट बार छिपी है। चॉकलेट खाने के बाद सीरो को थोड़ी राहत महसूस होती है। फिर वह अपने मोबाइल की बैटरी निकालकर धूप में रखता है, जबकि वह बाहर के लोगों की दिनचर्या को देखता है। कई कोशिशों के बाद साइरो गाड़ी के दरवाजे में एक छोटा सा छेद बना पाता है, लेकिन यह छेद इतना छोटा है कि बाहर से उसे कोई देख नहीं सकता। वह मदद के लिए आवाज लगाना चाहता है, लेकिन वह इतना कमजोर है कि उसकी आवाज बाहर के लोगों तक नहीं पहुंचती। फिर एनरिके का कॉल आता है। वह बताता है कि वह सीरो के घर गया था, उसकी पत्नी अरीना और उसके बेटे लियल से मिला। उसने झूठ बोलकर बताया कि सीरो एक काम के लिए बाहर गया है और उसने $1,00,000 जीते हैं, जो उसने अरीना को दिया ताकि वे अपना अपार्टमेंट छोड़कर एक घर खरीद सकें। यह सुनकर सीरो रोने लगता है और पूछता है कि उसने एनरिके के साथ क्या गलत किया जो उसे यह सजा मिल रही है। एनरिके उसे चिढ़ाते हुए उसकी आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में बात करता है।
जैसे भाइयों की गोली मारकर हत्या करना जिनकी कार शॉप थी, बस ड्राइवर को पीट पीट कर मार देना क्योंकि उसने सिरो को यात्रियों को लूटने से रोका था, और एक दोस्त के साथ मिलकर एक औरत की कार और पर्स चुराना जिससे गलती से एक निर्दोष आदमी की जान चली गई थी। सिरो अपने किए की जिम्मेदारी लेने से इनकार करता है और कहता है कि उन लोगों ने ही उसे उकसाया था। एनरिके कहता है कि सिरो अपने अपराधों के कारण अपनी फैमिली के लायक नहीं है। इसके बाद फोन डिस्कनेक्ट हो जाता है। फिर सिरो अपने फोन की बैटरी चार्ज करने के बाद अपनी पत्नी और बेटे को कॉल करता है। वह माफी मांगता है कि उसने फिर से गलती की, इससे पहले कि फोन की बैटरी फिर से खत्म हो जाए। वह अपने दोस्त टिड्डे को दरवाजे के छोटे से छेद के जरिए बाहर छोड़ देता है। रात में जब वह स्टार्ट बटन को कई बार दबाता है, गाड़ी आखिरकार स्टार्ट हो जाती है। गाड़ी का गियर अटका हुआ है, इसलिए वह रिवर्स में ड्राइव करता है। गाड़ी एक पोल से टकरा जाती है और पीछे की विंडशील्ड टूट जाती है, जिससे वह बाहर निकल पाता है। अपनी चोटों के कारण वह लंगड़ाते हुए एक गैस स्टेशन तक जाता है, जहां से वह पानी की बोतल और एक बर्गर उठाता है। जब कैशियर गार्ड को बताता है कि साइरो ने पैसे नहीं दिए हैं, तो साइरो उसे गोली मार देता है क्योंकि उसने उसे खाने में परेशान किया। एनरिके ने यह सब एक सपना देखा था। सिरो को अब पूरी तरह एहसास हो चुका है कि वह इस कार से बाहर नहीं निकल सकेगा और वह खुद को खत्म करने का फैसला करता है। लेकिन तभी फोन फिर से बजता है। वह एनरिके से कहता है कि वह अपने बेटे को देखना चाहता है, जिस पर एनरिके कहता है कि यह मुमकिन नहीं है। सिरो कहता है कि वह खुद को मार देगा और गिनती शुरू कर देता है, लेकिन उसके पिस्तौल में गोली नहीं होती। वह टूट जाता है और रोने लगता है। जल्द ही एनरिके खुद गाड़ी के पास आता है और सिरो उसे देखता है। वह गाड़ी का दरवाजा खोलता है, लेकिन अंदर बहुत बदबू होती है। एनरिके एक परफ्यूम की बोतल निकालता है और गाड़ी के अंदर स्प्रे करता है। फिर वह गाड़ी में बैठ जाता है, सिरो की बंदूक को लोड करके डैशबोर्ड पर रख देता है। अब वह सिरो के बगल में बैठा है, लेकिन सिरो इतनी कमजोर हालत में है कि वह कुछ नहीं कर सकता। एनरिके एक सिगरेट निकालता है और कहता है कि यह उसकी आखिरी इच्छा है। लगता है कि वह सिरो को मारने वाला है। तभी एनरिके का फोन आता है, जो किसी मरीज का कॉल होता है। वह बात कर रहा होता है, तभी सिरो उसे गोली मारकर बाहर निकल जाता है, लेकिन उसकी हालत इतनी कमजोर है कि वह ठीक से चल भी नहीं सकता। वह हवा में गोली चलाता है और मदद के लिए दरवाजे पर दस्तक देता है। तभी एनरिके बाहर आता है और उसे पकड़ लेता है। वह सिरो को उसकी बंदूक से मारता है और घसीटते हुए वापस गाड़ी की तरफ ले जाता है। इस बीच एक महिला पुलिस अधिकारी वहां आ जाती है और जल्दी से हस्तक्षेप करती है। वह एनरिके से बंदूक छोड़ने को कहती है, लेकिन एनरिके कहता है कि उसे पुलिस की जरूरत नहीं है और उसे वहां से जाने के लिए कहता है। जल्द ही पुलिस और पड़ोस के लोग वहां पहुंच जाते हैं। यह घटना मीडिया द्वारा लाइव प्रसारित की जा रही है। स्थिति सार्वजनिक तनाव में बदल जाती है, जिसमें एनरिके ने सिरो को बंधक बना रखा है। पुलिस एक सेवानिवृत्त वार्ताकार जूलियो अमादेओ को बुलाती है, लेकिन एनरिके अपने भाषणों से आधे समुदाय का समर्थन हासिल कर लेता है, जिसमें वह कहता है कि कोई भी उसकी या उसके पड़ोस की परवाह नहीं करता जब बुरे समय आते हैं, और सरकार भी मदद नहीं करती। कुछ लोग चिल्लाते हैं कि सिरो को मार देना चाहिए क्योंकि ऐसे लोग उनकी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं, जबकि कुछ कहते हैं कि वह आखिरकार एक इंसान है और अगर उसने कोई अपराध किया है तो उसे राज्य द्वारा सजा मिलनी चाहिए, न कि एनरिके द्वारा, इसलिए उसे पुलिस के हवाले किया जाना चाहिए। आखिरकार हुलियो एनरिके को आत्मसमर्पण करने के लिए मना लेता है और सिरो को छोड़ने के लिए राजी कर लेता है। एनरिके उसे छोड़ देता है और पुलिस सिरो को हिरासत में ले लेती है। एनरिके अपनी गाड़ी में बैठता है और उसमें टाइम बम सेट कर देता है। बम फट जाता है और वह खुद को खत्म कर लेता है। ऐसा लगता है कि वह सिरो को भी मारने वाला था, क्योंकि वह ऐसे लोगों को अपने जीवन की समस्याओं के लिए जिम्मेदार मानता था। सिरो अब पुलिस की गाड़ी में उदास चेहरा लिए बैठा है। कैद से तो आजाद हो गया है, लेकिन अपनी गलतियों की वजह से अब वह गिरफ्तार हो चुका है। मीडिया इस घटना और एनरिके के बारे में बात करती है, जिसने उसे समुराई डॉक्टर का नाम दिया, जो अपने मजबूत विश्वास के लिए जाना गया। लोग इस घटना के बाद समुदाय में बदलाव की बातें कर रहे हैं, ताकि ऐसी समस्याओं से निपटने के लिए सरकार का समर्थन मिल सके। सिरो का जिक्र किया जाता है, जिसे मेडिकल उपचार के बाद अगले दिन सबूतों के अभाव में रिहा कर दिया गया। यह फिल्म हमें यह सिखाती है कि जब लोग कानून तोड़ते हैं तो उन्हें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह भी दिखाती है कि न्याय व्यवस्था कभी-कभी इतनी उलझी हुई हो सकती है कि लोग खुद कानून अपने हाथ में लेने की सोचने लगते हैं। यह भी बताती है कि कोई व्यक्ति कितना अकेला और फंसा हुआ महसूस कर सकता है, लेकिन फिर भी अपने जीवन के लिए लड़ने का एक तरीका ढूंढ सकता है। इससे हमें यह सोचने पर मजबूर होना पड़ता है कि सजा के मामले में क्या सही है और क्या गलत है।
और तकनीक का उपयोग लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कैसे किया जा सकता है। साथ ही इससे जुड़े सवाल भी उठते हैं कि इसकी सीमा कहां तक होनी चाहिए। धन्यवाद देखने के लिए।